taxguru.in, इस वेबसाइट के अंदर हम आ जाते हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में हम देख लेते हैं लेटेस्ट न्यूज़ क्या अवेलेबल है, कि कोई अलग से न्यूज़ गवर्नमेंट ने इशू की हो। तो 16 अप्रैल को गवर्नमेंट ने इशू की है इन्फॉर्मेशन, टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया मार्क अ रिकॉर्ड हाई इन अ पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमी। आइए इसको पढ़ लेते हैं कि कितना रेवेन्यू इंडिया ने टैक्स में अर्न किया है। कहते हैं टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया मार्क का रिकॉर्ड हाई इन अ पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमी। फाइनेंशियल ईयर 21-22 रेवेन्यू रुपीज 27 लाख करोड़, अप 34% ओवर प्रीवियस ईयर। कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 27 लाख करोड़ उन्होंने गवर्नमेंट ने अर्न किया है, जो कि 34% इंक्रीज है, मतलब 1/3 इंक्रीज है मोटा मोटा। स्लू ऑफ मेजर्स सच एज ईज ऑफ फाइलिंग ITR, फेसलेस ई-असेसमेंट, न्यू AIS एंड GST रिफॉर्म, बूस्टिंग कंप्लायंस एंड फ्यूलिंग टैक्स कलेक्शन। इसमें पढ़ लेते हैं। एज अ रिमार्केबल टेस्टिमोनी टू द रैपिड रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉलोइंग सक्सेसिव वेव्स ऑफ COVID-19, India has reported revenue collection of 27 lakh crores in financial year 21-22. The figure is almost 5 lakh crore above the estimate for Union Budget 21-22, which stood at 22.17 lakh crore. This marks a growth of 34% over last year's revenue collection of 20 lakh crore, led by growth of 49% in indirect taxes, and supported by 20% growth in indirect taxes. अब वो कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में GST, कस्टम, एक्साइज, इन सब के अंदर जो है वो 20% की ग्रोथ आई है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स है मेनली, उसमें 49% की ग्रोथ आई है। बेसिकली 50% जो है वो इनकम टैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है। अब इनकम टैक्स में मेजर चेंजेस आए हैं, तो जान लेते हैं। द ट्रेंड ऑफ टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इंक्लूडिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज क्लियरली डिपिक्टेड इन फिगर 1। द डिक्रीज इन टैक्स कलेक्शन द 2 year 1920 एंड 21-22 इज ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी इन वेक ऑफ कोविड। कहते हैं कोरोना वायरस की वजह से 19-20 और 20-21 में रेवेन्यू कम हुआ था। बट द राइज इन टैक्स कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज एविडेंस ऑफ शार्प रिबाउंड एंड एन इकोनॉमी दैट इज बैक ऑन ट्रैक। अब वो बताते हैं कि अब जो कलेक्शंस आई हैं इसकी वजह से कि जो हमारी इकोनॉमी है वो रिबाउंड हो चुकी है और अब ट्रैक पर है। The surge in tax revenue has lifted India's tax GDP ratio for the year 21-22 to 11.7%. ये हमारे टोटल GDP में टैक्स का रेशियो 11.7% है। डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो इज 6.1 एंड इनडायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो इज 5.6%. The significant revenue growth has been propelled by robust economic recovery following the onslaught of the global pandemic, supported by one of the largest immunization program of the world run by government. This was also supplemented with better compliance efforts in taxation. The trend in tax to GDP ratio characterized by marked rise in recent years illustrated figure number 2. Basically वो कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स टू GDP रेशियो 6.1% है, मतलब डायरेक्ट GDP जितनी भी गवर्नमेंट की है उसका 6.1% डायरेक्ट टैक्स से आता है और इनडायरेक्ट टैक्स से 5.6% आता है। इसके बारे में बात की गई है। फिर अब सेवरल इनिशिएटिव्स के बारे में बताते हैं कि फेसलेस असेसमेंट, ई फाइलिंग पोर्टल, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ई वे बिल अंडर GST, ये सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से टैक्स बढ़ रहा है गवर्नमेंट का। इसके आगे हम जान लेते हैं फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न जो है बड़ी फास्ट प्रोसेस हो रही है। रिफंड ऑफ 2.24 लाख करोड़ अभी तक इशू हो चुका है, जिसमें 2.4 करोड़ रिफंड्स इशू हुए हैं। मतलब 2.24 लाख करोड़ के लिए 2.4 करोड़ लोगों को इशू हो चुके हैं रिफंड। 4% रिटर्न फॉर प्रोसेस्ड ऑन द सेम डे। अराउंड 75% रिटर्न फॉर प्रोसेस्ड इन लेस देन अ मंथ्स टाइम। अब कहते हैं कि 4% रिटर्न तो सेम डे ही प्रोसेस हो जाती है। 75% रिटर्न विद इन 1 month प्रोसेस हो जाती है। द एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाज 26 days। 26 दिन के अंदर रिटर्न प्रोसेस हो गई। ड्यूरिंग द ईयर 14 करोड़ रिटर्न फॉर फाइल्ड एज कम्पेयर टू 6.97 करोड़ लास्ट ईयर। मेरे ख्याल से ये गलत इन्होंने फिगर गलत लिख दी है। 14 करोड़ रिटर्न फॉर फाइल्ड एज कम्पेयर टू बेसिकली 7 करोड़ की जगह 14 करोड़ रिटर्न फाइल हुई है। एक बार देख लेते हैं, बिकॉज
18, 19, 6.5, 7.6.7। ठीक है, मान लेते हैं गवर्नमेंट कहते हैं कि 14 करोड़ रिटर्न इस साल फाइल हुई है, पिछले साल 7, मतलब डबल रिटर्न फाइल हुई है। ठीक है, बाकी न्यू ई फाइलिंग पोर्टल जो जून में लॉन्च हुआ था, फेसलेस हैंड होल्डिंग ऑफ टैक्स पेयर प्रोवाइड बाय एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, उनकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। बाकी भी और फिगर्स हैं। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 50% का, इनडायरेक्ट टैक्स में 20% का इंक्रीज़ हुआ है। ये गवर्नमेंट बताना चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी ऑन ट्रैक है और गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यू इनिशिएटिव लिए जिसकी वजह से सारे बेनिफिट्स पब्लिक को मिल रहे हैं। इसके बाद 16 अप्रैल की एक और न्यूज़ है, CAS सपोर्ट एम्ब्रेसेस एंड स्टैंड इन सपोर्ट फेसलेस प्रोसीडिंग। आइए इसको जान लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन सूरत टू द फाइनेंस मिनिस्टर रिस्पेक्टिव मैम, at the outset we bring the representation of stakeholders would like to congratulate and thank the finance ministry for conceiving, implementing and operating the faceless proceeding assessment and appeals under income tax regime। वो कहते हैं हम आपको थैंक यू कहते हैं कि आपने इनकम टैक्स में फेसलेस प्रोसीडिंग इशू की है। नॉट ओनली इट इज़ गेम चेंजर बट ब्रेक द विजन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया इन अ डायरेक्ट सेंस, like an examiner who examine answer sheet for unknown pupil of a board exam without any discrimination as to caste, creed, gender, race, religion, etc. The faceless proceeding augment these features with an additional feature relevant to taxation, that is economic status of the assessee. We are glad the ministry has taken up an initiative which is technologically driven and forward thinking. We also observed that the initiative has not been taken positively by the certain person with vested interests who are not happy with faceless assessment appeal proceeding. There appears to be a frustration among group of such vested interest people. Due to this frustration, there is a conscious effort to discredit or jeopardize the faceless assessment proceeding time and again. The recent most example are passing of order emphasized at the fag end of the financial year 21-22 by some of the faceless authorities so as to pressurize for returning back to the old system where there is no transparency. बेसिकली वो कहते हैं कि जो इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है, बट कुछ लोग जो इससे खुश नहीं हैं वो अननेसेसरी इन चीज़ों, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि पुराने सिस्टम पे ही जाओ। अब क्या है वो एग्जांपल्स डिफेक्टिव ऑर्डर्स के? लेस देन 48 वर्किंग आवर टाइम गिवन टू रिप्लाई लेंथी क्वेश्चनेयर, कि 48 आवर से भी कम का टाइम दिया गया कि पर्सन जो है वो रिप्लाई कर पाए। डॉक्यूमेंट एविडेंस रिकॉर्ड सबमिटेड नॉट एग्जामिन्ड और कंसिडर्ड प्रायर टू पासिंग ऑर्डर, जो भी एसएससी ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो कंसिडर ही नहीं हुए। ऑर्डर पास विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बिना ध्यान दिए ही ऑर्डर पास कर दिया, देखा ही नहीं कि ऑर्डर में क्या इशू है, उस पर क्या ऑर्डर होना चाहिए एक्चुअल। हाई पिच असेसमेंट्स कंप्लीट विदाउट फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम। हाई पिच असेसमेंट का मतलब होता है कि जिन असेसमेंट में मान लीजिए एसएससी ने इनकम रिपोर्ट की 2 लाख रुपये ऐसा और उसकी एडिशन होगी 2 करोड़ की, मतलब जितनी इनकम है उससे भी अगर ज़्यादा से ऊपर एडिशन होती है तो उसको हाई पिच असेसमेंट कहते हैं। फिर है रीज़न फॉर रीओपनिंग केसेस नॉट सप्लाइड, रीज़न ही सप्लाई नहीं किया रीओपनिंग का। क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड रिफ्लेक्टेड इन 26 ईयर्स आर नॉट गिवन वाइल डिटरमाइनिंग लाइबिलिटी फॉर टैक्स एंड इंटरेस्ट, 26 ईयर्स का बेनिफिट नहीं मिला क्रेडिट का। टैक्स क्रेडिट पेड अंडर विवाद से विश्वास स्कीम आर नॉट गिवन, फर्दर इंटरेस्ट वेव्ड अंडर विवाद से विश्वास स्कीम इज अगेन चार्ज, इंटरेस्ट अगेन चार्ज कर लिया। वेयर ओरिजिनल असेसमेंट वॉज मेड अंडर स्क्रूटनी वाइल अंडरटेकिंग रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग, द ओरिजिनल रिकॉर्ड्स आर नॉट वेरीफाइड वाइल पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर। अगर रीअसेसमेंट है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को चेक नहीं किया। मैथमेटिकल एरर इन कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम, मैथमेटिकल एरर्स कर दी। We also observe that implementation of faceless proceeding is only a means to exhibit transparency, but also in light of freshly passed haphazard order, it is also a tool to make official accountable for their wrongdoing who have passed the order without application of mind or with predetermined mindset and has made every effort to fail the system. अब वो कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन से तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ने क्या किया है, वो चाहते हैं कि सिस्टम सारा फेल हो,
इसलिए पहले ही प्री डिटरमाइंड माइंड से उल्टे सीधे ऑर्डर पास किए विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो हेयर बाई वी सजेस्ट दैट अ प्रॉपर सिस्टम शुड बी डिवाइस टू मेक टैक्स ऑफिशियल अकाउंटेबल। एक सिस्टम बनना चाहिए जिसमें कि जो ऑफिसर है उसको अकाउंटेबल किया जाए जो भी ऐसे उल्टे सीधे ऑर्डर्स पास कर रहा है। इसी के लिए रिक्वेस्ट की गई है ऑफ केसलेयर प्रोसीडिंग को उन्होंने अच्छा बताया। ये सीए की जो एसोसिएशन है सूरत की, उनका एक लेटर है गवर्नमेंट को। इसके बाद है गवर्नमेंट रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन ऑफ टू 0, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनकम टैक्स में। इसके बाद इनकम टैक्स में हम जुडिशरी पे आते हैं, बिकॉज इनकम टैक्स के अंदर जो है केस लॉज बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो ये काफ़ी पुराना एक्ट है और बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड हैं। अब हम इसको जानते हैं प्रोविजो 5 टू सेक्शन 14(1) ऑफ सरफेसी एक्ट इज़ वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनली। इसको हम रहने देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का एक केस लॉ है। जो ऐसे केस लॉ हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो कि मास पब्लिक के लिए रेलिवेंट हो। फेलियर ऑफ एसएससी टू ऑफर कैपिटल गेन इन अप्रोप्रिएट ईयर नॉट डिसएंटाइटल एसएससी टू क्लेम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आईटीडी बैंगलोर की जजमेंट है। आइए इसको पढ़ते हैं, इसको जानते हैं इसके क्या फैक्ट है। वैसे मैं आपको हेडिंग से थोड़ा सा बता देता हूँ। फेलियर ऑफ एसएससी टू ऑफर कैपिटल गेन इन अप्रोप्रिएट ईयर, पहली बात तो ये है कि अगर एसएससी ने कैपिटल गेन को सही ईयर में शो नहीं किया तो आपको पता है कि अगर कोई एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम करनी होती है तो रिटर्न ऑफ इनकम में ही करनी होती है। अगर उसके अलावा करते हैं तो उस केस में जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सिर्फ कोर्ट ही अलाउ कर सकता है, असेसिंग ऑफिसर अलाउ नहीं कर पाता। उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है कि अपीलेट प्रोसीडिंग में वो अलाउ हो सकता है एग्जम्पशन या बेनिफिट। कहते हैं नॉट डिसएंटाइटल असेसी टू क्लेम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो वो कहते हैं एसएससी ने अगर गलती से अपना क्लेम सही ईयर में नहीं दिखाया तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो उसको फिर भी मिलेगी। इसके ऊपर है कि फैक्ट जान लेते हैं। आईटीटी बैंगलोर की जजमेंट है। वी नोटिस that the AO did not allow deduction of cost of acquisition of flat solely for the reason that SSC have not declared capital gain in the year in which joint development agreement was entered। वो कहते हैं कि उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसलिए नहीं दी क्योंकि एसएससी ने कैपिटल गेन ही डिक्लेयर नहीं किया अपने रिटर्न में। वी हैव ऑल्सो नोटिस्ड दैट द लर्नेड सीआईटी अपील हैज नॉट करेक्टली इंटरप्रेटेड द डिसीजन रेंडर्ड बाय कोऑर्डिनेटेड बेंच। इट इज वेल सेटल्ड proposition of law that income of a particular year is assessable in that year only। वो कहते हैं कि जो इनकम है एक साल की उसी साल में असेस होनी है। Hence the capital gain arising on entering JDA is assessable only in the year in which JDA was entered। कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे जो कैपिटल गेन होता है वो उसी साल में असेस होता है जिस साल जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट को एंटर किया जाता है। इफ द एसएससी हैव नॉट डिक्लेयर्ड कैपिटल गेन इन द अप्रोप्रिएट ईयर, the AO may take appropriate action to tax the same in accordance with law, but in our view, the failure of assessee to offer capital gain in the appropriate year will not entitle the assessee to claim cost of acquisition। Accordingly, we are of the view that the AO was also not right in law in rejecting the said claim of assessee for deduction of correct amount of cost of acquisition / indexed cost of acquisition। तो कहते हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने गलती की है, इनकम को असेस करना है करेक्ट इनकम को। तो अगर कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो वो एसएससी को क्लेम में मिलना चाहिए। इसके ऊपर जजमेंट है, ठीक है। इसके आगे पढ़ लेते हैं। आईटीटी दिल्ली की जजमेंट है, असेसमेंट डेट 14/15 12 अप्रैल 2022 की। आईटीए नंबर बेसिकली इनकम टैक्स अपील नंबर 1087/2020। इसकी हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन बुक्स एंड फॉर्म 26 ईयर्स। बुक्स और 26 ईयर्स में कोई डिफरेंस है। ओनली एम्बेडेड प्रॉफिट कैन बी एडेड टू इनकम। तो कहते हैं कि जो प्रॉफिट एलिमेंट है बस वही इनकम में ऐड होगा, ना कि टोटल सेल ऐड हो जाएगी। अब जान लेते हैं। इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन असेसिड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर फॉर्म 26 ईयर्स, देन ऑफ सेट डिफरेंस ओनली एम्बेडेड पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड द एडिशन इज टू बी मेड देयर ऑन, बट द एंटायर टर्नओवर कैन नॉट बी एडेड टू द इनकम ऑफ एसएससी। अब देखिए ये बहुत ही कॉमन केसेस होते हैं कि 26 ईयर्स में और बुक्स में डिफरेंस होता है कि एसएससी ने किसी और मेथड से अपनी इनकम रिकॉर्ड की होती है और जो पेयर होता है वो टीडीएस किसी और बेसिस पे काट लेता है। कई बार ऐसा होता है कि इनकम एक्सेस आ जाती है 26 ईयर्स में, जबकि वो एसएससी ने या तो पिछले सालों में शो की होती है या नेक्स्ट ईयर में शो की होती है। और कई केसेस में क्या होता है कि एसएससी ने अगर शो भी नहीं करी इनकम और 26 ईयर्स में आ रही है तो पूरी इनकम ऐड हो जाती है, जबकि कोर्ट का ये मानना है कि पूरी इनकम ऐड नहीं होनी चाहिए, उसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट है बस वही ऐड होना चाहिए।
अभी जजमेंट जो है बहुत ही मास रेलिवेंस है, बिकॉज ये लगभग सभी केसेस में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है ये 26 ईयर्स से। तो उस केसेस में कोर्ट कहते हैं कि आईटीआईटी दिल्ली कहता है कि आपको जो असेसिंग ऑफिसर को या एसएससी को जो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो इनकम एक प्रॉफिट एलिमेंट पे होना चाहिए, ना कि टोटल टर्नओवर पे, क्योंकि उसके लिए एसएससी ने खर्चे भी किए होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ लेते हैं आईटीआईटी चेन्नई की जजमेंट असेसमेंट है 1415 की। ये भी आईटीआईटी की इनकम टैक्स अपील नंबर है। आईटीआईटी रिफ्यूजेज टू कंडोन डिले इन अपील फाइलिंग एज रीजन नॉट सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस। अब इसमें कंडोनेशन की एप्लीकेशन गई है आईटीआईटी को कि हमने अपील फाइल नहीं की। हम देख लेते हैं, जान लेते हैं इसमें क्या फैक्ट है। The learned senior DR stated that SSC has not elaborated how the SSC's health condition was not viable for filing the appeal, or there is no supporting evidence for reason that SSC's health condition was not proper. Hence, he stated that a delay of 39 days in filing appeal before the tribunal cannot be condoned. अब इसमें कहते हैं कि एसएससी वेल नहीं था, मतलब बीमार था, इस वजह से एसएससी अपील टाइम पे फाइल नहीं कर पाया। तो जो डीआर मतलब डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि इसमें एसएससी ने बताया नहीं कि उसकी हाउ एसएससीज हेल्थ कंडीशन वाज नॉट वायबल, उसकी कंडीशन कैसे ठीक नहीं थी, कोई सपोर्टिंग एविडेंस ही नहीं है। अगर एक सिंपल स्टेटमेंट दे दें कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं आ पाया, तो कोर्ट भी कहता है कि आपको रीज़न के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो दो कि हाँ जेन्युइनली आपकी तबीयत खराब थी, इस वजह से आप अपील फाइल नहीं कर पाए। अब वी नोटेड दैट इवन हाउ एसएससी इज नॉट प्रेजेंट, वो कहते हैं वी नोटेड दैट इवन नाउ द एसएससी इज नॉट प्रेजेंट बट एज पर द रीजन स्टेटेड इन द कंडोनेशन पिटीशन which is not supported by any evidence that assessee is not well or was not well during the period when appeal was filed. Admittedly, there is a delay of 39 days and that is without sufficient cause. Hence, we dismiss the appeal as unadmitted. तो वो कहते हैं कि sufficient cause जो है विदाउट उसके, बिकॉज उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया कि हाँ मेरी तबीयत खराब है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात पे, कभी अगर आपकी अपील लेट हो जाती है फाइल करना, तो कभी भी आप कोई भी ऐसे स्टेटमेंट ना दें अपील में एक सफिशिएंट कॉज के लिए जिसके कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो या फिर जिसको आप प्रूव ना कर पाए। आप बहुत ध्यान से सोचने के बाद ही रीज़न लिखें और उन फैक्ट को इस तरीके से लिखें जो कि पढ़ते समय भी समझ आए कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे उस समय, और उसके साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑलवेज अटैच करें, ताकि ये प्रॉब्लम कभी ना आए कि आपने अगर अपील लेट भी फाइल की है तो अपील रिजेक्ट ना हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से। अब है आईटीआईटी दिल्ली की जजमेंट असेसमेंट 1314 की 11 अप्रैल की, अपील नंबर 6000 ऑफ 2018। कहता है रेंटल इनकम नॉट रिसीव्ड बाय एसएससी कैन नॉट बी बाउट टू टैक्स। अब जान लेते हैं इसको, ये क्या फैक्ट है। बेसिकली मुझे लगता है ये भी 26 ईयर्स का इशू होगा। ये श्रुति केमिकल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी, आईटीआईटी दिल्ली की जजमेंट है। देयर इज नो डिस्प्यूट दैट एसएससी कंपनी परचेज अ प्रॉपर्टी इन December 2008 located at second and third floor and so mall at Meerut, comprising of 35,580 square feet, which were already let out to Rave Entertainment Private Limited by lease deed dated 19 February 2008। अब वो कहते हैं कि दिसंबर 2008 में एसएससी ने प्रॉपर्टी खरीदी जो कि किराए पे थी रेव एंटरटेनमेंट को 19 फरवरी 2008 से। द सेड lease deed was assigned in favor of SSC company but assignment of lease deed executed on 12th of February 2009। अब वो कहते हैं जो लीज डीड थी वो 12 फरवरी को एसएससी के नाम पे ट्रांसफर हो गई, इफेक्टिव फ्रॉम 18 दिसंबर की, जहां से एसएससी ने प्रॉपर्टी बाय करी वहां से। द एसएससी सबमिटेड कॉपी ऑफ रेंट चार्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 9-10 to 12-13। Perusal thereof show that there was a transfer of tenancy from Rave Entertainment to Reliance Media Work Limited and the area measure is 2946 square feet was surrendered with effect from 1st July 2019. In support thereof, the tenant Reliance Media Work addressed a letter dated 4th of September to the SSC whereby it was confirmed that after discussion and multiple meeting, the area has been surrendered out of total area so and so feet। अब वो कहते हैं कि
एसएससी ने रेंट चार्ट दिया कि रेव एंटरटेनमेंट जो है उससे टेनेंसी ट्रांसफर रिलायंस मीडिया वर्क्स लिमिटेड को, और 2946 का जो एरिया था वो सरेंडर कर दिया गया। इफेक्टिव एरिया इज 32,634 स्क्वायर फीट। बाकी सारी कंडीशन सेम थी। द रेंट लेजर क्लियरली शो दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1st July 2009 द रेंट हैज़ बीन पेड बाय टेनेंट रिलायंस मीडिया वर्क टू एसएससी for 32,634 square feet. The learned AO has not only discarded book entry but also evidence brought on record by way of letter from tenant to SSC confirming that 2946 square feet has been surrendered. The learned AO have rejected the letter of surrender by saying that copy of surrender letter cannot be treated as evidence and that it does not prove that surrender of lease area was agreed by both the parties. अब देखो क्या है ना कि असेसिंग ऑफिसर और सीआईटी अपील क्या कर रहे हैं, असेसी दे रहा है लेटर कि इतना एरिया पे रेंट पार्टी नहीं देगी, उसने कह दिया इतना एरिया खाली है हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो भी सीआईटी अपील असेसिंग ऑफिसर कह रहे नहीं नहीं आपका जो लेटर है उसे हम मानते ही नहीं है एविडेंस, हमें लगता है कि झूठ है। अब इसमें आईटीटी क्या कहते हैं, वी डू नॉट एग्री इन द केस ऑफ विक्रांत दत्त चौधरी वर्सेस सीआईटी द कोर्ट हेल्ड दैट कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट इन द एब्सेंस ऑफ देयर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूट मटीरियल if they are relevant for the purpose of assessment। कहते हैं अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं, उनकी कॉपीज़ भी हैं, तो भी वो मटेरियल है और वो रेलिवेंट, अगर वो असेसमेंट के लिए रेलिवेंट है तो। मोर ओवर द लेटर ऑफ सरेंडर was written by tenant Reliance Media Work to the landlord SSC company and was of the outcome of discussion and multiple meetings between the two. Even then, the learned AO/CIT appeal alleged that the SSC did not prove that surrender of lease area was agreed to by both the parties. अब जब एक टेनेंट लिख रहा है अपने ओनर को, तब भी सीआईटी अपील और एओ कह रहे हैं कि वो एसएससी प्रूव नहीं कर पा रहा। दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज ये तो ज़बरदस्ती असेसमेंट करने वाली बात है कि टैक्स करना ही करना है। The SSC brought to the notice of landlord that the surrendered area is still in its position and could not be let out to any other party as the mall could not get succeed. कहते हैं कि मॉल को सक्सेस नहीं हुई इसलिए किसी और को नहीं दे पा रहे हम रेंट पे। ठीक है, तो कहते हैं एसएससी हैज ऑल अलोंग declared the rent receipt on the basis of so and so square feet area occupied by tenant Reliance Media Work, which has been accepted by predecessor learned AO in the assessment order dated 6th of January 2015, framed under section 143(3) of the Act, assessment year 12-13. The fact remains the same in the succeeding assessment year 13-14. Consequently, under consideration in Radha Swami Satsang versus CIT, Supreme Court, the Honorable Supreme Court observed that though strictly speaking res judicata does not apply to income tax proceeding, but where a fundamental aspect but permitting through the different assessment year has been found as a fact one way or the other, and the parties have allowed that position to be sustained by not challenging the order, it would not be at all appropriate to allow the position to be changed at a subsequent year. But basically वो कहते हैं रेस जुडिकेटा, मतलब कि एक साल के डिसीजन को अगले साल में अप्लाई किया जाना चाहिए। वो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग में नहीं होता, हर साल अलग होता है इनकम टैक्स में, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा हुआ है कि अगर कुछ फैक्ट एक बार फाइनल हो जाते हैं और दोनों पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, कोर्ट में चैलेंज नहीं करती, तो उन फैक्ट्स को चेंज नहीं करना चाहिए अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं है तो। एक फैक्चुअल केस है कि रेंटल इनकम विच इज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय एसएससी कैन नॉट बी बाउट टू टैक्स। अब एसएससी को मिली ही नहीं, अब सीआईटी अपील ज़बरदस्ती या असेसिंग ऑफिसर ज़बरदस्ती उसको टैक्स करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगली जजमेंट पढ़ लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। एसएससी नॉट परमिटेड टू अबैंडन इनकम टैक्स असेसमेंट या रीअसेसमेंट मशीनरी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट की है। गुलमोहर सिल्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईटीओ, 7 अप्रैल की जजमेंट है। रिट पिटीशन है 1819 असेसमेंट या रेलिवेंट। तो जान लेते हैं इसके अंदर क्या है। में है गुलमोहर सिल्क प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईटीओ दिल्ली हाई कोर्ट। Though it is petitioner's case that impugned order is erroneous on fact, yet this court is of the opinion that petitioners would have ample opportunity during the course of proceeding before different statutory forum to show that the finding of fact arrived at was erroneous. Moreover, at this stage, no reassessment order has been passed and it is
only been observed that it is a fit case for issuance of notice under section 148 of the act. बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट का कहना है कि जो ऑर्डर अगर कुछ गलत भी है तो एसएससी सीधा अपील में जाए, अपील में जाके अथॉरिटीज़ को बताए कि हाँ ये मिस्टेक हुई है। अब एसएससी सीधा सीधा हाई कोर्ट के पास आ जाता है वही 148 के नोटिस के लिए, तो हाई कोर्ट उसको मना कर रहा है। अब कहता है इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट इन कमीशन ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस छाबीदास अग्रवाल 2014 हैज हेल्ड that as the Income Tax Act provide complete machinery for assessment oblique reassessment of tax, assessor is not permitted to abandon that machinery and invoke jurisdiction of High Court under Article 226. कहता है कि अगर मशीनरी है पूरी असेसमेंट या रीअसेसमेंट का तो सीधे सीधा हाई कोर्ट के पास मत आओ, फिर हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट मत करो। Consequently, the present case does not fall under exceptional ground on which writ petition is maintainable at the interim stage in tax matter. इसीलिए कोर्ट ने कहा कि जाओ सीधा आप अपना नॉर्मल प्रोसीजिंग जो है अपील के थ्रू फाइल करके वहाँ से रिलीफ लो, हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये जजमेंट जो है बहुत ही मास रेलिवेंस के लिए है कि अगर कभी आपको 148 का नोटिस आता है तो आप उस नोटिस के अगेंस्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन तभी जा सकते हैं जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो कि यहाँ पे बताए गए हैं, जो केस है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एक्सेप्शनल ग्राउंड में फॉल करना चाहिए, जो कि बेसिकली होता है कि जुरिडिक्शन एक्सीड कर जाए या विदाउट जुरिडिक्शन है फिर भी केस रीओपन कर रहे हैं, या फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस हो रही है, या फिर आर्बिट्री ऑर्डर पास हो रहा है कि असेसिंग ऑफिसर ने पहले ही मन बना रखा है कि टैक्स करना ही करना है, एसएससी के फैक्ट या रिप्लाइज कंसिडर नहीं हो रहे। ऐसे केसेस जो है वो एक्सेप्शनल ग्राउंड होते हैं जो गवर्नमेंट जो कोर्ट ने जो है डिटरमाइन किए हुए हैं। तो अगर आपका केस उन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या ग्राउंड्स में है तभी आप हाई कोर्ट जाएं, अदरवाइज आप हाई कोर्ट ना जाएं, वो आपका टाइम ही वेस्ट होगा वहाँ पे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। तब इसके ऊपर तो कोई जजमेंट होती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एक बार फिर वो चीज़ फाइनल हो गई। इसके बाद जजमेंट पढ़ लेते हैं, पेनी स्टॉक एडिशंस नॉट सस्टेनेबल इन एब्सेंस ऑफ एडवर्स फाइंडिंग अगेंस्ट एसएससी। अब पेनी स्टॉक का आपको पता ही है आज के टाइम में क्या होता है। आज के टाइम तो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स आ गया, वो इसीलिए आया कि पहले लोगों ने शेयर्स के ऊपर जानबूझ के प्राइसेस को बढ़ाया शेयर्स के, उसके जो लॉन्ग टर्म गेन हुआ वो सारा टैक्स फ्री होता था, तो लोगों ने अपनी ब्लैक इनकम वाइट करना शुरू कर दिया। अब इसको जान लेते हैं फैक्ट। द सोल या मेन ग्रेविंस ऑफ एसएससी इज अगेंस्ट द एक्शन ऑफ लर्नेड सीआईटी अपील कन्फर्मिंग द ऑर्डर ऑफ एओ मेकिंग एडिशन ऑन अकाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 77 लाख which the SSC derived from sale of scrip known as GCM Securities Limited। आपको कहते हैं GCM सिक्योरिटी के शेयर बेचने पे प्रॉफिट हुआ हमें, उसके ऊपर बात चल रही है कि सीआईटी अपील ने उस प्रॉफिट को कंफर्म भी कर दिया कि हाँ ये एसएससी के अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। AO further noted that during the relevant assessment year the SSC had traded the scrip by name of CGM Security which according to him was a penny stock and has been used for generating bogus long-term capital gain। Accordingly, AO, the unaccounted cash of beneficiaries like SSC is utilized to purchase shares at a lower price and thereafter, in collusion, the price of scrip were artificially inflated and sold. It is shown as LTCG and accordingly to AO, the scrip is also a penny stock and therefore AO was pleased to add under section 68 rupees 77 lakh as unexplained cash credit। उन्होंने कहा कि ये बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसलिए उसको ऐड कर दिया इनकम में और टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। सीआईटी अपील ने कंफर्म भी कर दिया। अब देखें कि आईटीएटी ने क्या अपने ऑब्जर्वेशन किया। कहते हैं इन द प्रेजेंट केस वी फाइंड दैट एंटायर एडिशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, किसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के ऊपर सारी एडिशन है। द रेलिवेंट पोर्शन ऑफ विच इज ऑल्सो नॉट साइटेड इन दी शो कॉज और असेसमेंट ऑर्डर। उसका रेलिवेंट पोर्शन लिखा भी नहीं है ना ऑर्डर में ना कि नोटिस में। देयर इज नथिंग अगेंस्ट द एसएससी एंड नो इंक्वायरी व्हाटसोएवर हैज बीन डन बाय एओ और सीआईटी अपील। वो कहते हैं ना ही तो एसएससी का अगेंस्ट कुछ एसएससी का अगेंस्ट है और ना ही कोई इंक्वायरी की गई है। इन सच सर्कमस्टांसेस द एसएससी हैविंग डिस्चार्ज हर ओनर्स एंड नथिंग एडवर्स फाइंडिंग फाउंड अगेंस्ट हर द एडिशन कैन नॉट बी सस्टेन्ड। इसीलिए उन्होंने कहा कि एसएससी का अगेंस्ट कुछ नहीं है तो एडिशन सस्टेन नहीं हो सकती, उसको डिलीट कर दिया। तो हमने जान लिया। इसके आगे हम देख लेते हैं आईटीटी बॉम्बे की जजमेंट है, प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल फॉर डिफिकल्टी इन ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर।
कि प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट को इंडिविजुअल नहीं मान सकते ई फाइलिंग सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, फिर आईटीआईटी पुणे ने कहा आईटीआईटी अलाउ डेप्रिसिएशन नॉन कम्पीट फीस एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन, कि नॉन कम्पीट फीस के ऊपर अगर किसी एसेट ने पे किया है कुछ तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, ये भी जजमेंट ठीक है। इसके अलावा जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की, टैक्स एग्जेम्पशन कैन नॉट बी डिनाइड टू चैरिटेबल ट्रस्ट मेडली फॉर पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ स्कॉलरशिप टू पुअर स्टूडेंट इन अ सिंगल न्यूज़पेपर। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है इसलिए टैक्स एग्जेम्पशन डिनाई नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत ज़्यादा मास पब्लिक के लिए रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद है दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट क्वेश्चंस रीअसेसमेंट ऑर्डर फॉर कंट्रोडिक्शन इन रीजन ऑफ रीओपनिंग। इसको पढ़ लेते हैं। जजमेंट में क्या है, ये 22 मार्च की जजमेंट है रिट पिटीशन के अंदर। कहते हैं वोडाफोन लग्जमबर्ग 5 SARV इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अच्छा वर्सेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट। The learned counsel of revenue emphasized that the petitioner case has been selected for reassessment only on the ground that respondent has doubted as to whether interest was received by petitioner assessee on rupee denominated bond issued by Indian company or a dollar denominated bond issued by Indian company। तो कहते हैं कि एसएससी को इंटरेस्ट मिला है, उसी के ऊपर केस खुला है, बस रीअसेसमेंट। However, a perusal of paper book revealed that petitioner case was selected for reassessment on the ground that petitioner case was flagged as non-filer मॉनिटरिंग सिस्टम। पेपर बुक में लिखते हैं कि एसएससी का केस क्यों सिलेक्ट हुआ, क्योंकि उसने रिटर्न फाइल नहीं करी। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द रीजन गिवन बाय रिस्पोंडेंट एंड द डिफेंस टेकन बाय रिस्पोंडेंट इन प्रेजेंट प्रोसीडिंग। अब वो कहते हैं कि जब यही क्लियर नहीं है कि केस क्यों ओपन हो रहा है, तो कहते हैं कीपिंग इन सच अफोरसेड the court quashes the impugned order and notice mentioned herein above and permit the respondent to issue a fresh reassessment notice in accordance with law। वो कहते हैं कि अगर आपको नोटिस इशू करना है तो फ्रेश इशू करो इन अकॉर्डेंस विद लॉ, सही फैक्ट लिखो उसके अंदर। ये जजमेंट है। अब इससे पहले वाली जजमेंट है 1948 आफ्टर एक्सपायरी 4 ईयर बेस्ड ऑन CIT अप्रूवल इज अनसस्टेनेबल। ये जजमेंट हम पहले पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो जजमेंट्स को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, आगे देखते हैं। कोई नई नोटिफिकेशन तो इनकम टैक्स के अंदर नहीं आई। 11 अप्रैल को है CBDT नोटिफाई राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी स्पेसिफाइड इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सर्कुलर के अंदर देख लेते हैं कुछ अगर लेटेस्ट है तो 5 अप्रैल का है, लेटेस्ट कुछ नहीं है। सर्कुलर में भी अभी कोई इंस्ट्रक्शन भी 2 मार्च 2022 की हैं। बेसिकली और कुछ नया नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।